हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आई होप कि कंप्लीट कर लिए होंगे, जो हमारा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10 का वैसे हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड के व्यू से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब हम लोग गर्मी के टाइम में रूम टेम्परेचर पे मिल्क को छोड़ देते हैं तो क्या होती है, उसमें क्या होती है, कुछ चेंजिंग होती है। ठीक है, उसके बाद एन आयरन तावा पैन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोर्ट टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब हम लोग किसी भी लोहे के आयरन के सब्सटेंस को हम लोग ऐसे ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होती है, आप देखोगे उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो इस सब में क्या होती है, इन सब में क्या होती है, ठीक है, इस सब में क्या होती है, ये सारा सब्सटेंस कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, अपनी आइडेंटिटी और अपना नेचर सब क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्या हो रही है, इसकी आइडेंटिटी और इसका नेचर चेंज हो जा रहा है। तो क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को अगर ओपन एयर में समर के टाइम में जनरली छोड़ देते हैं तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ रही है? तो उसमें क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है। कोई भी आयरन सब्सटेंस को हम लोग ओपन एयर में छोड़ देते हैं, ठीक है, ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होती है, धीरे धीरे कलर चेंज हो जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा, समझ में आ रहा है? उसके बाद फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, क्यों, क्या रीजन है, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद ग्रेप्स गेट फर्मेंट, और भी बहुत सारा एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ में जो क्या हो रहा है, हम लोग को चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये सब सब्सटेंस जो है इसका नेचर और आइडेंटिटी क्या हुआ, पहले मिल्क था लेकिन अगर हम उसको ओपन एयर में छोड़ दिए तो वो क्या हुआ, अपना आइडेंटिटी चेंज कर दिया ना आइडेंटिटी। तो क्यों चेंज किया, समझ में आ रही बात, क्यों चेंज किया, आखिर क्या हुआ उसके साथ। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे क्या हुआ और वो कैसे हुआ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें हम लोग उस केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या इक्वेशन है। इसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। तो इस चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ और फिर उसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर है पॉइंट, आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देखें कि इन सब में हो क्या रहा है। हम ओपन एयर में कोई भी आयरन सब्सटेंस को छोड़ दिए तो उसका धीरे धीरे कलर चेंज हो जाता है। कोई मिल्क को हम अगर ओपन एयर ड्यूरिंग समर एट रूम टेम्परेचर में अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, ऐसा क्या है, तो उस चीज के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में चेंज। ठीक है, हम लोग चेंज देखेंगे। ठीक है, क्यों हो रहा है, सबसे पहले चेंज देखेंगे। तो चेंज जो होती है हमारी दो तरह की होती है, एक होगा फिजिकल चेंज, क्या होगा, फिजिकल चेंज, और दूसरा हम लोग जानेंगे केमिकल चेंज, यानी कि जो भी सब्सटेंस चेंज हुआ। क्लियर है पॉइंट, तो क्यों चेंज हुआ, ठीक है, तो उसमें दो तरह का चेंज होता है, एक फिजिकली चेंज होता है और एक केमिकली चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है और केमिकल चेंज में क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है कि फिजिकल चेंज वैसे चेंज को कहते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो। क्लियर है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप वाटर लिए, ठीक है, वाटर को आप फ्रीज कर दिए तो क्या हुआ, वो आइस में चेंज हो गया। लेकिन फिर से अगर उसको टेम्परेचर देंगे हम लोग
तो क्या हो जाएगा, फिर से वो वाटर में चेंज हो जाएगा। अभी वाटर जो है वो आइस में चेंज हुआ, ठीक, अगर टेम्परेचर कम दिए फिर से तो वो फिर से वाटर में चेंज हो गया। तो पहले भी वाटर था, बाद में भी वाटर है, ये अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं किया। पहले भी वाटर था, अभी भी वाटर है, बस स्टेट चेंज किया। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह के चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे आप एक पेपर लो, ठीक है, उस पेपर को आप क्या करो, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दो, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म में फाड़ दो उसको, और उसका जो छोटा पार्ट है वो भी पेपर ही है ना, वो पेपर ही है ना, दूसरा चेंज तो नहीं हुआ। ऐसे नहीं कि उसको हम लोग फाड़े तो वो प्लास्टिक बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। पहले भी पेपर था, बाद में भी पेपर हुआ। तो इस तरह के चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और जो पुराना जो सब्सटेंस है ना ही वो अपनी आइडेंटिटी खोता है और ना ही कोई अपना नेचर खोता है, ठीक है, यानी कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। क्लियर है पॉइंट? सबसे अच्छा एग्जांपल आप कटिंग ऑफ ट्री ले लो, ठीक है, जब हम लोग ट्री को कट करते हैं तो वो जो कट जाता है वो भी मेरा क्या है, ट्री का ही पार्ट है। ऐसा तो नहीं कटने के बाद वो चेंज होकर कुछ और बन गया। तो इस तरह के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ स्टेट चेंज होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वाटर का, वाटर को आप फ्रीज करोगे तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर को ही आप क्या करोगे, हीट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, वो एवापोरेट हो जाएगा। तो ये फिर से एवापोरेट को क्या करो आप, कूल कर दो, तो फिर से वाटर में चेंज हो गया। तो ये सिर्फ स्टेट चेंज कर रहा है, अपना नेचर चेंज नहीं कर रही है, अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा है। तो इस तरह के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, दोज चेंज in which no new substance those change in which no new substance are formed, no new substance are formed, ठीक है। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। क्लियर है? एंड इन दिस चेंज only, and in this change only substance change their state, ठीक है, only change their state, sorry, change their state, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो होता है कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, वो अपना क्या करता है, स्टेट चेंज करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफर, जैसे सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, या फिर से वो सॉलिड से लिक्विड में आ गया, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके का जो चेंज हम लोग को दिखेगा कहीं पर भी, तो हम लोग वहां पर कहेंगे कि इसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो केमिकली चेंज नहीं हो रहा। केमिकल चेंज मैं बताऊंगी अभी क्या होता है, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं फिजिकल चेंज होता क्या है। तो आप कहीं पर भी देखना, कोई नया सब्सटेंस अगर नहीं बना है, पहले भी वाटर था, वो आइस के फॉर्म में गया तो भी वो वाटर है, वेपर के फॉर्म में गया तो भी वो वाटर है। तो इस तरह से आप देख रहे हो क्या, कि इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, समझ में, सॉरी, इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, नेचर चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी वाटर था, अब भी वाटर है। इस तरह से आप एक पेपर को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दो, फाड़ दो, ठीक है, लेकिन वो छोटा पार्ट जो पेपर का, वो भी पेपर ही है। क्लियर है पॉइंट? जैसे आप देखो, जैसे आप देखो, मैंने एक पेपर लिया, ठीक है, ये अभी पेपर है, इसको मैंने क्या किया, छोटे फॉर्म में तोड़ दिया, ठीक है। अभी भी देखो क्या है, पेपर ही है, पहले भी पेपर था और अभी भी पेपर है। ऐसा तो नहीं हुआ कि इसके छोटे छोटे फॉर्म में जब हम किए तो ये अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दिया, नेचर चेंज कर दिया, छोटे फॉर्म में तोड़ने में ये प्लास्टिक में चेंज हो गया या किसी और फॉर्म में चेंज हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे था
पहले भी पेपर था और अब भी पेपर है, वो छोटे फॉर्म में पेपर है और बड़े फॉर्म में पेपर था, यानी कि वो अपना नेचर चेंज नहीं किया, अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया। तो इस तरह के चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, यहां पर आप लोग लिखोगे in physical change, state, size and shape, state, size and shape. In physical change, state, size and shape of a substance are physically चेंज। समझ में आ रही है बात? फिजिकल चेंज में वो अपना फिजिकली स्टेट चेंज कर सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है। उसके बाद साइज चेंज करता है। मैंने पेपर को आपको छोटे छोटे फॉर्म में करके दिखाया कि बड़े साइज का पेपर था, उसको मैंने छोटे छोटे फॉर्म में कर दिया, तो पहले भी पेपर था, बाद में पेपर हुआ, तो क्या हुआ, साइज भी चेंज हो गया। उसके बाद शेप भी चेंज हो सकता है। ठीक है, फिजिकल चेंज होगा तो उसमें आपको स्टेट चेंज होता हुआ दिखेगा, साइज चेंज होता हुआ दिखेगा, शेप चेंज होता हुआ दिखेगा, लेकिन उसकी आइडेंटिटी चेंज होती हुई नहीं दिखेगी। पहले भी अगर वो पेपर है तो बाद में पेपर होगा। पहले भी वो आइस है, वाटर के फॉर्म, पहले भी जो आइस है वो वाटर ही था, सिर्फ वो क्या किया, अपना स्टेट चेंज किया है। पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, अब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। क्लियर है? तो इस तरह का चेंज आपको कहीं पर भी दिखेगा तो आप कहोगे कि नहीं, ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज एक और क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ कि एक शेप से, जैसे मैंने एक पेपर को छोटे छोटे फॉर्म में किया, लेकिन जब उसको मैं सब सारे जो छोटे छोटे पेपर है उसको एक जगह पे कलेक्ट कर लेंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, एक बड़ा पेपर बन जाएगा। या आप जैसे आप एग्जांपल ले लो, आइस जो है वो क्या हुआ, बर्फ बना, सॉरी जो वाटर जो है अभी क्या हुआ, आइस के फॉर्म में चेंज हुआ। ठीक है, वाटर आइस के फॉर्म में चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही आप उसको टेम्परेचर दोगे फिर से वो वाटर में आ जाएगा। रिवर्सिबल मतलब कि वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल उसकी जो आइडेंटिटी है, ओरिजिनल जो उसका है वो उसमें आ जाएगा। जैसे आइस था, अभी हम उसको फ्रीज किए, अभी वाटर था, उसको मैंने फ्रीज किया तो वो आइस बन गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आइस को हम टेम्परेचर देंगे फिर से वो वाटर में जाके चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रिवर्सिबल है, रिवर्स हो जाएगा। वाटर से आइस में गया है तो आइस से वाटर में भी चला जाएगा। तो इस तरह के चेंज को हम लोग रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब एग्जाम्पल हो गया। मेल्टिंग, बॉइलिंग, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इस तरह का चेंज जो है हमारा, ये फिजिकल चेंज कहलाता है। अब बात आती है हमारी केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंज तो बिल्कुल आसान होता है, आपको सिर्फ देखना है, जिसमें भी आपको कहेगा कि ये उसमें फिजिकल चेंज हुआ है तो आपको उसमें देखना होगा कि वो जो शुरू में था बाद में भी वही है, शेप चेंज किया है, साइज चेंज किया है, स्टेट चेंज किया है, लेकिन है वही, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। तो इस तरह के चेंज को आप फिजिकल चेंज कह सकते हो। ठीक है, फिजिकल चेंज कहोगे। और केमिकल चेंज क्या होता है ना, इसमें वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर जाएगा। केमिकल चेंज में क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा जिसकी आइडेंटिटी पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, और जो न्यू सब्सटेंस बना है उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान जो पहले सब्सटेंस था, जिसमें वो पहले था, जिस स्टेट में वो पहले था, तो वो क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी और जो केमिकल चेंज के बाद वाली की आइडेंटिटी है वो बिल्कुल चेंज होगी। जैसे आप मान लीजिए मिल्क लो, मिल्क जो होती है वो क्या होती है,
सावर हो जाती है, खट्टी जब हो जाती है, तो क्या फिर से मिल्क वो बन सकता है? क्या फिर से वो मिल्क बन सकता है? और मिल्क और ये सावर मिल्क, क्या दोनों की आइडेंटिटी सेम है? क्या आप मिल्क और सावर मिल्क को कह सकते हो कि नहीं मिल्क भी वही है सावर मिल्क भी वही है? ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना आप, क्योंकि दोनों में क्या हो गया है, दोनों की आइडेंटिटी चेंज हो गई है, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया है। तो जिसमें भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना, लोहे में जो जंग लग जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे लोहा पहले बिल्कुल भी एकदम ग्रेश ब्लैक कलर का रहता है, लेकिन जब हम उसको ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो ह्यूमिड एयर की वजह कर वो धीरे 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 देखना उसके ऊपर एक लेयर आने लगता है। ठीक है, एक लेयर आने लगता है, तो क्या वो रस्टिंग आयरन फिर से आयरन में चेंज होगा? नहीं होता है। ठीक है, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, तो जिस कंडीशन में भी जहां पर भी आप लोग देखोगे कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया है तो उसको हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसकी आइडेंटिटी जो पहली वाली सब्सटेंस थी उसके बिल्कुल भी डिफरेंट होगी। क्लियर है? अब जैसे हम लोग कहते हैं दूध जो होती है वो दही में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब दूध की आइडेंटिटी अलग है, दही की आइडेंटिटी अलग है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया, दही जो बना, कर्ड जो बना, ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया। समझ में आ रहा है? कर्ड जो आपका है एक न्यू सब्सटेंस है। क्या कर्ड वापस मिल्क में जा सकता है? नहीं जा सकता है। समझ में आ रही है? केमिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, सॉरी, केमिकल चेंज में होता है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मिल्क जो है ये कर्ड में चेंज हो गया, पहले मिल्क था लेकिन बाद में किस में चेंज हुआ? कर्ड में। कर्ड एक नया सब्सटेंस है। क्लियर है? जिसकी आइडेंटिटी पहचान मिल्क से बिल्कुल भी डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? तो इसमें हम लोग लिखेंगे दो सब्सटेंस इन विच या दोज चेंज, या ऐसे लिख लो, in chemical change a new substance is formed. New substance is formed. ठीक है, केमिकल चेंज आपको अगर देखना है तो आप क्या देखोगे कि जब वो रिएक्शन किया, सॉरी रिएक्शन तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, अभी तो मैंने रिएक्शन का नाम नहीं लिया है तो इसलिए मैं रिएक्शन को नहीं बोल रही हूँ। केमिकल चेंज आपको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है। अगर नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया तो आप कहोगे कि हाँ केमिकल चेंज इसमें हुआ है, और अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ तो कहोगे आप फिजिकल चेंज है वो। ठीक है, इसमें इन दिस चेंज substance change their identity, change their identity। ठीक है, इसमें क्या होगा, सब्सटेंस जो है वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मिल्क और कर्ड का, मिल्क और कर्ड का इसलिए एग्जांपल दिए क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, और जो एग्जांपल अगर डेली लाइफ में यूज होता है वो हमारे लिए आसान होता है समझने में। इसीलिए कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी आप जो पढ़ रहे हो उसको अपने आसपास की चीज से रिलेट करो, उससे क्या होगी आपकी टॉपिक भी क्लियर होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो हम लोगों ने मिल्क और कर्ड का एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि हमारे डेली लाइफ में यूजेज है। ठीक है, तो आप हमेशा देखोगे मिल्क जो होती है अगर हम उसको कर्ड में चेंज करते हैं तो मिल्क की आइडेंटिटी और कर्ड की आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। समझ में आ रही है? अब जो कर्ड बन गया वो क्या फिर से मिल्क में चेंज होगा? नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो गया है, केमिकली वो चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है? तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है, वैसा नया सब्सटेंस जिसकी आइडेंटिटी पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्लियर है पॉइंट? तो ये केमिकल चेंज होता है ये होता है इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब बता दिए कि वो फिर से वो ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है। जैसे मैंने आइस सॉरी वाटर को आइस में किया,
अब आइस को मेल्ट करेंगे तो फिर से वो क्या जाएगा, वाटर में पहुंच जाएगा, तो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में चला गया। तो इस तरह के चेंज को हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं। लेकिन जो पहले सब्सटेंस था वो चेंज हो गया, अब जो चेंज होकर के नया सब्सटेंस बना है वो फिर से वो अपने पुराने वाले सब्सटेंस में नहीं चेंज होगा। तो इस तरह के चेंज को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज आगे जाकर के आप लोग पढ़ोगे रिएक्शन में किस तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को सिर्फ जानना है कि रिवर्सिबल चेंज क्या है और इरिवर्सिबल चेंज क्या है। तो इरिवर्सिबल आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। जैसे मैंने आपको बताया मिल्क से कर्ड में चेंज हुआ, क्या कर्ड दोबारा मिल्क में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए केमिकल चेंज जो हमारा होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग यहां पर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, रस्टिंग, रस्टिंग, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, और यहां पर आप एग्जाम्पल में आप ब्रीथिंग भी कर लो। ठीक है, फिजिकल में ब्रीथिंग, फिजिकल में ब्रीथिंग और केमिकल में रिस्पायरेशन। क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन एक ही चीज है। ऐसा नहीं है, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन बिल्कुल अलग है। देखो आप यहाँ पर मैंने लिखा ब्रीथिंग जो है ये फिजिकल चेंज है, लेकिन रिस्पायरेशन जो है आपका केमिकल चेंज है। ब्रीथिंग आपका फिजिकल चेंज क्यों है और रिस्पायरेशन आपका केमिकल चेंज क्यों है? ब्रीथिंग में क्या करते हैं हम लोग, सांस लिए फिर छोड़े, लिए और उसके बाद फिर बाहर किए, तो क्या हुआ, ये एक फिजिकली चेंज हुआ। लेकिन और रिस्पायरेशन में क्या होता है, हम लोग जैसे ही ऑक्सीजन को लेते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है, वो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, तो केमिकल चेंज करवा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये आपका टॉपिक बायो के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात आई तो मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। बाकी आपके टीचर और अच्छे से इसको बायो में एक्सप्लेन कर देंगी। तो ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन आई होप कि आप लोग क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आप ये नहीं बोलोगे ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन एक ही है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन बिल्कुल सेम है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। ब्रीथिंग हमारा फिजिकल चेंज कहलाता है, लेकिन रिस्पायरेशन हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। ब्रीथिंग का मतलब क्या हुआ, इनहेल एक्सेल, ठीक है, ऑक्सीजन लिए छोड़े, तो ये हमारा फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन केमिकल चेंज क्या हुआ, ऑक्सीजन लिए, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया, जो मैंने फूड था उसको क्या किया, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन किया तो क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ ना। तो इसलिए ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन कभी सेम मत बोलना। ब्रीथिंग जो है हमारा फिजिकल चेंज होता है और रिस्पायरेशन जो हमारा होता है वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिजिकल चेंज में आप जैसे देख लो, फिजिकल चेंज में अब जैसे आप एक शुगर वाटर लिए, ठीक है, शुगर वाटर लिए या आप कह सकते हो मीठा पानी, ठीक है, एक ग्लास में आप शुगर घोल लिए, शुगर वाटर। क्लियर है पॉइंट? तो शुगर वाटर जब आप घोले तो वो मिक्स करने से पहले भी शुगर वाटर था, मिक्स करने के बाद भी शुगर वाटर है। ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज होकर के सॉल्ट वाटर बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के चेंज अगर आपके डेली लाइफ में अगर दिखते हैं तो उसको आप फिजिकल चेंज बोलिएगा। और अगर आपको डेली लाइफ में दिख रहा है कि नहीं वो चेंज होकर के एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दिया है और जो नया सब्सटेंस बॉन्ड बना है उसकी आइडेंटिटी, उसका नेचर जो पहले वाले सब्सटेंस था उससे बिल्कुल भी डिफरेंट है, तो वैसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जैसे मैंने केमिकल चेंज का एग्जांपल दे देते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग, एक दो ये तो हमारी डेली लाइफ हो गया, लेकिन रिएक्शन के अकॉर्डिंग जैसे आपने मैग्नीशियम लिया, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ये व्हाइट पाउडर होता है, या इसको हम लोग ऐश भी कहते हैं, राख भी कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जब मैंने लिया, मैग्नीशियम रिबन को, उसको मैंने मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल सॉरी प्रैक्टिकल क्लास में होता है, स्कूल हर स्कूल के लैब में मैग्नीशियम का प्रैक्टिकल कराया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर करके जला करके दिखाया जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन
जलता है तो एक लाइट प्रोड्यूस होती है, व्हाइट लाइट, ठीक है, डिजलिंग चमकती हुई लाइट प्रोड्यूस होती है। आप लोग सब लोग स्कूल में लैब में प्रैक्टिस करोगे, देखना हर टीचर ये करवाते हैं मैग्नीशियम रिबन का, क्योंकि ये बहुत आसान है और डेंजरस नहीं होता है। इसीलिए हर स्कूल में क्लास 10 के लैब में मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम को जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, मैग्नीशियम को जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो ये हमको दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा रहता है? व्हाइट पाउडर, बिल्कुल ऐश रहता है, ठीक है, व्हाइट पाउडर बन जाता है। अभी देखो आप, मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जलाया, तो वो क्या हुआ? बिल्कुल ऐश बन गया। तो क्या जो ऐश है वो फिर से मैग्नीशियम रिबन बन सकता है? मैग्नीशियम रिबन, मैंने मान लिया मैग्नीशियम रिबन है, इसको मैंने जलाया, ये क्या हुआ? मेरा ऐश बन गया। क्या वो ऐश फिर से मैग्नीशियम बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह के रिएक्शन जो हमारा कहलाएगा, इस तरह का चेंज जो हमारा कहलाएगा, वो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। आई होप कि आप लोग का फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और आप लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के देखिएगा, इसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग जाते हैं केमिकल रिएक्शन। टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम लोग का जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम लोग पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जान गए। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बस उसको ही एक बार रिकैप कर करके इस चैप्टर को शुरुआत किया है, ठीक है। एनसीईआरटी में फर्स्ट टॉपिक आपका, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज जो आपका है, फर्स्ट पेज वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे ही है। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक क्लियर होगा, तो एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग केमिकल रिएक्शन शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले आप देखो, जैसे मैंने H2 को लिया, वाटर, सॉरी H2 हाइड्रोजन, इसको मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, तो हमको क्या मिला? H2O मिला, ठीक है। मैंने H2 लिया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, तो हमको क्या मिला? H2। H2 जो आप जानते होंगे कि ये कंबस्टिबल गैस है। H2 क्या है हमारा? कंबस्टिबल गैस है। H2 हमारा कंबस्टिबल गैस है। और O2 हमारा क्या है? कंबशन सपोर्टर, ठीक है, कंबशन सपोर्टर। कंबशन सपोर्टर कैसे है कि आप लोग बचपन में किए होंगे, जैसे एग्जांपल देते हैं, हाँ, तो जैसे मैंने एक कैंडल लिया, ठीक है, ये आप लोग सबको ही किए होंगे। ये कैंडल क्या हो रही है? अभी जल रही है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से जल रही है, इसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है, खूब अच्छे से जल रही है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आप आकर के एक कवर लगा दो, कुछ भी ला करके ऊपर से डाल दो कैंडल के ऊपर, तो कुछ देर के बाद, 2 या 3 मिनट के बाद या कुछ टाइम के बाद आप देखो कैंडल क्या होता है? ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन क्या हो गई? ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई। ऑक्सीजन मेरा है क्या? कंबशन सपोर्टर, ठीक है। अगर ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलेगा, जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए अगर उतना मिल जाता है तो वो बहुत अच्छे से जलता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका जो बेस्ट कंबशन है वो नहीं होता है। इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं कंबशन सपोर्टर, कंबशन सपोर्टर। और उसके बाद H2O, H2O क्या करता है? स्टॉप फायर। अगर कहीं पर आग लगी तो H2O क्या करता है? वाटर, उसको क्या करता है? रोकने का काम करता है, मतलब बुझाने का काम करता है। तो आप देखो, ये कंबस्टिबल गैस है और ये कंबशन सपोर्टर है, और ये क्या कर रहा है? आग बुझा रहा है। ये दोनों का काम है आग को क्या करना? तेज करना। लेकिन ये क्या कर रहा है? उसको स्लो कर रहा है। समझ में आ रही है? तो देखिए आप यहाँ पर, रिएक्शन से पहले H2 और O2 था, रिएक्शन के बाद H2O बन गया। यानी कि इस दोनों की आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी क्या दिख रही है आप लोग को? बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है ना। रिएक्शन से पहले क्या था और रिएक्शन के बाद क्या है? रिएक्शन से पहले H2 जो है कंबस्टिबल है, गैस है, लेकिन जब रिएक्शन के बाद H2O बना तो यही क्या करता है? स्टॉप फायर। समझ में आ रही है बात? तो आपको मैं यही दिखाना चाह रही हूं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है।
केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, एक न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म्ड होता है उसकी आइडेंटिटी, उसका नेचर जो रिएक्शन से पहले सब्सटेंस था उसकी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो आप यहां से एग्जांपल देख लो, रिएक्शन से पहले H2 और O2 की आइडेंटिटी, H2 और O2 का नेचर, H2 और O2 की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होगी H2O के नेचर से, H2O की आइडेंटिटी से, H2O के प्रॉपर्टीज से। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जो हम लोग लेते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद वो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया। जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है उसकी आइडेंटिटी, उसका नेचर, उसकी पहचान सब कुछ चेंज हो गई। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया? केमिकल रिएक्शन बताने के लिए ही मैंने केमिकल चेंज बताया था। क्लियर है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर रिकैप इसलिए किया क्योंकि ये चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को जानना था, जिसकी वजह कर हम लोग को केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को रिकैप करना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन जान गए, वैसा रिएक्शन जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है और उस नए सब्सटेंस की आइडेंटिटी पहले वाले सब्सटेंस की आइडेंटिटी से बिल्कुल भी डिफरेंट होगी, उसका नेचर डिफरेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो यहां पर हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में लिख लेंगे पहले। Chemical reaction are the process. Chemical reaction are the process in which new substance chemical reaction are the process in which new substance with new properties are formed. ठीक है, new substance and new properties and the new substance में ही लिख देते हैं, and the new substance have the different properties from their constituent. ठीक है, आप देखो, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed and the new substance have the different properties from their constituent. मतलब कि केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे? जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ हो और जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ हो उसकी एक अलग प्रॉपर्टीज हो। समझ में आ रही है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना, ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, क्योंकि रिएक्शन से पहले तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होगी। क्लियर है? बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसके बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है, उसके बाद कह रहा है द न्यू सब्सटेंस हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट। जो न्यू सब्सटेंस बना है, ये बना है ना न्यू सब्सटेंस, इसकी प्रॉपर्टी इसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफर होगी। समझ में आ रही है बात?
तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद इसके में हम लोग सेकेंड पॉइंट भी लिखेंगे। During chemical reaction, atoms of one element do not change to another element. Only rearrangement of atom can take place. Only rearrangement of atoms can take place. ठीक है, only rearrangement of atom can take place. इस पॉइंट में कह रहा है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज टू अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम कैन टेक प्लेस। यानी कि आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाए हो तो ऐसा नहीं होगा जो प्रोडक्ट बना है तो सोडियम या कार्बन नाइट्रोजन या दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ जो आइटम्स लिए हैं हम लोग वही आइटम से रिएक्शन के बाद भी रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। देखो रिएक्शन से पहले भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का यूज किया गया, रिएक्शन के बाद भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का यूज किया गया। ऐसा नहीं हुआ कि रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद सोडियम या ऑक्सीजन आ गया, कार्बन या ऑक्सीजन आ गया, ऐसा नहीं ना हुआ। जो एटम्स उसमें पार्टिसिपेट था रिएक्शन के बाद भी उसी का प्रोडक्ट बना है। क्लियर है पॉइंट? तो यही कह रहा है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज टू अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम कैन टेक प्लेस। यानी कि एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। इसके पास है, जैसे अभी आप आगे जाकर के अभी रिएक्शन करोगे तो हम उसमें आपको दिखाएंगे कि एक का एटम दूसरे के पास चला गया, मतलब सेम एटम, बाहर से कोई एटम नहीं आया। जैसे मैंने H2 और O2 लिया, ठीक है, H2 और O2 मिलकर के H2O मेरा बना। ठीक है, रिएक्शन से पहले भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद भी हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन से पहले मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया और रिएक्शन के बाद मेरा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। यानी कि जिसके साथ मैंने रिएक्शन करवाया प्रोडक्ट हमको उसी का मिलेगा। ठीक है, कोई नया आकर के नहीं बनेगा। तो सिर्फ आइटम्स का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के साथ जाके ऑक्सीजन मिल गया, रीअरेंजमेंट हो गया। तो केमिकल रिएक्शन में याद रखिएगा कि कोई नया आइटम्स नहीं बनता है, सिर्फ एटम्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, atoms of one element do not change to another element, only rearrangement of atoms can take place. क्लियर हो गया पॉइंट? इसीलिए केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल चेंज भी कहते हो। केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल चेंज भी बोल सकते हो। केमिकल रिएक्शन ऑल्सो नोन एज केमिकल चेंज। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग क्या देखेंगे, तो ये तो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, केमिकल चेंज क्या हुआ, फिजिकल चेंज क्या हुआ, उसके बाद केमिकल रिएक्शन क्या हुआ। तो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे बच्चे कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन हमसे नहीं हो रहा है, तो वो गलत चीज है। क्यों नहीं हो रहा है आपसे? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि यहां पर से आप लोग को ना रिएक्शन को
दो एलिमेंट को रिएक्ट करवा के नया प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये आप इससे पहले नहीं किए होगे। क्लास 9th में आप सीखे होगे फॉर्मूला बनाना, सबके वैलेंसी याद किए होगे, लेकिन आप इस तरह का रिएक्शन नहीं करवाए होगे। तो रिएक्शन जो इस चैप्टर में आपके लिए नई चीज हो गई है, तो आपको इससे घबराना नहीं है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है और जानना है कि ये होता क्या है। तो हम लोग फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, आई होप कि आप लोग का बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन देखें। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसकी आइडेंटिटी पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसके बाद मैंने बताया जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, कोई नया एटम्स नहीं बनता है। और केमिकल रिएक्शन को आप लोग केमिकल चेंज से भी कह सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे टॉपिक देखेंगे, वो भी बहुत इजी है। क्लियर है? जब तक आप यहाँ तक इस टॉपिक तक एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ लीजिएगा।